जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे, ये खान सर के द्वारा जो बिहार सिपाही का प्रैक्टिस सेट लाया गया है उसके सेट को देखेंगे। और चलिए बारी-बारी से सारे प्रश्नों को देखते हैं आज के। और इससे पहले का ये सेट नंबर 7 रहेगा, ठीक ना? और इससे पहले का जो 6 टेस्ट है, ये इस यूट्यूब चैनल पे करवा दिया गया है और प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए दोस्तों। ये इससे पहले के जो 6 टेस्ट है उसमें बिहार पुलिस का जो 2024 में एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें जो प्रश्न आए थे उन सारे प्रश्नों को कवर किया गया है और वो भी खान सर का ही टेस्ट है। तो आइए देखते हैं आज आज ये 7 नंबर टेस्ट को देखते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है 7 नंबर टेस्ट में, यहाँ पे देखिए इसमें सॉल्यूशन भी दिया गया है। पहला है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे ये वाशिंगटन थे, ठीक ना? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे व्याख्या भी दिया गया है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। क्वेश्चन आएगा कि अमेरिका अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। और जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, यानी कि इसका पहला नंबर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो ये पुर्तगाली जो थे ये सबसे पहले भी हिंद चीन पहुंचे पहुंचे थे। देखिए 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। सर्वप्रथम भारत के समुद्री मार्ग की खोज की कब किया था? भारत का समुद्री मार्ग का खोज पुर्तगालियों ने तो 1498 ईस्वी को। और 1498 ईस्वी को ये कालीकट में आया था। देखिए 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने की थी। वर्तमान में सर्वप्रथम भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने की थी। वर्तमान के स्वतंत्र देश वियतनाम, लाओस, कंबोडिया देश हिंद चीन में फ्रांस के अधीन थे। ये सभी जो देश थे ये हिंद चीन के अधीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा नंबर है कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाया था। किसमें? तो बारदोली सत्याग्रह में। और इसी बारदोली सत्याग्रह में मतलब वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दिया गया था, ठीक ना? तो अब प्रश्न आएगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दिया गया था? तो ये बारदोली सत्याग्रह में। अब प्रश्न ये भी आता है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1928 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना? 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी से जुड़े प्रमुख प्रश्न हैं बिहार से रिलेटेड कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है दोस्तों ये 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना? 1917 में। और चंपारण महात्मा गांधी किसके बुलावे पे आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे आए थे। तो आइए एक बार देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी, व्याख्या भी देख लेते हैं साथियों। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। इसमें मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। यह सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। गुजरात में के किसानों ने जमीन की मालगुजारी बढ़ाने के लिए सरकार के निर्णय का विरोध किया था, ठीक ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक ना? ये खान सर का जो नया बुक आया है ना मार्केट में, बिहार पुलिस के रिलेटेड बिहार पुलिस का सेट, उसी से करवा रहे हैं। और ये सेट नंबर 7 रहेगा। इससे पहले का 6 टेस्ट हमारे इस यूट्यूब चैनल पे करवा दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए। चलिए अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम को किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन को शुरू किया गया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य था अलगाव, नस्ल और रंग के आधार पर अफ्रीकी अमेरिकी के साथ भेदभाव को समाप्त करना था, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म किसने दिया था बताइएगा। और साथियों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक ना? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं दोस्तों, जैसे अभी ही देख लीजिए। इसी में से बारदोली सत्याग्रह से रिलेटेड 2024 में जो प्रश्न हुआ, 2024 में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न आया हुआ था, ठीक ना? तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न आया हुआ था 2024 वाला बिहार पुलिस में।
तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए देखते हैं किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। और फ्रांस की क्रांति कब हुआ था दोस्तों, ये भी प्रश्न आया था बिहार पुलिस में पिछला बार 2024 में। तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, ठीक ना। तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अच्छा से देखिए और लास्ट तक देखिए। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था और इस क्रांति में कहा गया था कि देश के लोगों को द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण होगा और वो ही इसकी नियति को तय करेंगे। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप सत्ता राजतंत्र से मिलकर फ्रांसीसी नागरिकों में हस्तांतरित हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। ये बहुत बार ये दरोगा में भी प्रश्न आया है। बिस्मिल्लाह खां जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये शहनाई बजाते थे। और जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था ना, तो 26 मतलब इनको बुलाया गया था लाल किला पे, मतलब शहनाई बजाने के लिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे शहनाई बजाने के लिए इनको आमंत्रित किया गया था बिस्मिल्लाह खां को, और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है दोस्तों। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वाद्य यंत्र बजाते थे, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म 1916 ईस्वी में डुमराव जो कि बिहार में हुआ था, और ये बिहार से हैं, ठीक ना। और इनकी मृत्यु जो है 2006 ईस्वी में वाराणसी में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 7 नंबर प्रश्न है और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। देख रहे हैं कि इसका व्याख्या भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए व्याख्या को भी देखिएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो इसका कार्ल मार्क्स जो है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हो जाएंगे। एक महान दस्तावेज वैज्ञानिक कम्युनिज्म के सिद्धांत के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने तैयार किया था। यह 21 जनवरी 1848 ईस्वी को पहली बार जर्मनी भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसे प्रायः साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है, ये पूछ रहा है। तो इससे पहले हम सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है साथियों, ये प्रश्न आया हुआ है, ये 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक हुआ था, ठीक ना। 1914 से 1918 तक हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो ये 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। आगे बढ़ते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण पूछ रहा, तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण जो था, इसी पोलैंड ने जर्मनी पर आक्रमण कर लिया था और इसी कारण से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक ना। चलिए देखते हैं। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर लिया था। इसी से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। यह युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला और यह धुरी राष्ट्र, क्वेश्चन ये भी आता है कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे। 2 गुट में बटा हुआ था, एक धुरी राष्ट्र में और एक मित्र राष्ट्र में। तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी था, इटली था और जापान था। वही मित्र राष्ट्र में फ्रांस था, ग्रेट ब्रिटेन था, अमेरिका था, रूस था, चीन था। अमेरिका बाद में आया था दोस्तों। और इन्हीं दोनों के बीच में धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में ये जो है वर्ल्ड वार दूसरा हुआ था। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। 1 सितंबर 1939 को किसने आक्रमण किया था, तो एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था, ठीक ना। एडोल्फ हिटलर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी के तानाशाह था एडोल्फ हिटलर, उसी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था और इसी से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक हुआ था। ये डेट भी याद रख लीजिएगा, ठीक ना। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो लाल ग्रह के रूप में किन्हें जाना जाता है, ये तो सब लोग जानते होंगे। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं और शुक्र को सुबह का तारा शाम का तारा, ऐसे करके मतलब बहुत सारे प्रश्न हैं। सुबह का तारा शाम का तारा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो कि मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, अरुण है, वरुण है। इससे रियली दिया गया है, वरुण और पृथ्वी है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है, ठीक ना। तो एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बुक बहुत ही अच्छा है। एल नीलो शब्द क्या है, तो एल नीलो शब्द जो है ये स्पेनिश शब्द है। एल नीलो उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को एल नीनो कहते हैं। एल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा का है, ये जो शब्द है स्पेनिश भाषा का है।
राजेंद्र सेतु जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो राजेंद्र सेतु ये गंगा नदी पर स्थित है, ठीक ना। राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित है। यह बिहार के मोकामा में बना है। मोकामा में मतलब इधर मोकामा तरफ से उधर बेगूसराय तरफ जाने के लिए गंगा के ऊपर में ब्रिज बना है, उसे ही राजेंद्र सेतु कहा गया है। और यह रेल सा सड़क पुल है। इसमें रेल ऊपर से रेल गुजरता है और नीचे से मतलब ये सड़क है। तो यह उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। ये जो पुल है दोस्तों, ये उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करता है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है कहाँ पे? बताइएगा। अलकनंदा नदी जो है ये भागीरथी नदी से कहाँ पे मिलती है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा, ये मिलती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से देव प्रयाग में मिलती है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं साथियों। अलकनंदा संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी देव प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और धौली गंगा नदी विष्णु प्रयाग में, अलकनंदा और पिंडारी कर्ण में मिलती है। गंगा और यमुना जो है ये इलाहाबाद में मिलती है। भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों? आपको बताना है कि भारत की जो जलवायु है कैसी है। तो भारत की जलवायु हो जाएगा ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर इस देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कह रहा है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। और चलिए, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भारत का कटिबंध उष्ण कटिबंधीय है और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारत का कटिबंध उपोष्ण कटिबंध है। अतः भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी बुलर झील। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये चिल्का झील है, जो उड़ीसा में स्थित है। खारा पानी की झील उड़ीसा में है, चिल्का झील। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है, क्या नाम है? तो उत्तरी पर्वतमाला का हिमाद्री नाम है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत भारत में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बर्मा पर्वत तक फैला हुआ है। हिमालय मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इसकी सबसे उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री कहते हैं और सबसे दक्षिणी पर्वतमाला को शिवालिक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप में किनको जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जादव पायोंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से असम के पर्यावरणविद कार्यकर्ता जावेद मेलाई पायोंग को जाना जाता है। इन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। इनको पद्म श्री पुरस्कार मिला हुआ है दोस्तों, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, देख ही रहे होंगे आप खुद तैयारी करते हैं तो कि कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जो कि एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, इसे महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में और संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका व्याख्या भी देख लिया आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? ये तो वही प्रश्न है। ये कहाँ तक देखें हम सब? 18 नंबर तक। 19 नंबर से देखते हैं। चलिए 19 नंबर बताइएगा कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगी। और सुषमा स्वराज दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक ना। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो सुषमा स्वराज हो जाएगा। और दूसरे नंबर की महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की तो शीला दीक्षित हो जाएगा। और तीसरा नंबर के जो कांग्रेस के बने थे कुछ दिन पहले, ठीक ना। और चौथे नंबर के अभी बनी है, अभी वर्तमान में जो भाजपा की बनी है चौथे नंबर की है। तो टोटल 4 मतलब महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है दिल्ली में, ठीक ना। सुषमा स्वराज प्रथम है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम भारतीय
महिला राष्ट्रपति है। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों, व्याख्या में क्या कह रहा कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। भारत में दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि वर्तमान भारत की राष्ट्रपति है। अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों, और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। और यही पूछेगा कि प्रथम आदिवासी भारत के राष्ट्रपति महिला कौन बने हैं, तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे, ठीक ना। लोकतंत्र के अंतिम सत्ता निहित होती है, तो लोकतंत्र में जो अंतिम सत्ता है ये तो सब लोग जानते हैं कि ये जनता में निहित होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं और सरकार का निर्माण करते हैं। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न डेली देखने को मिलेंगे आपको इस चैनल पे, ठीक ना, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक ना, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो सीएजी की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति का पद का चर्चा 61 आर्टिकल में, ये मतलब महाभियोग का चर्चा किस आर्टिकल में है, तो 61 में है, ठीक ना। महाभियोग से रिलेटेड बहुत बार प्रश्न आया है एग्जाम में, तो ये 61 आर्टिकल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है व्याख्या में कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, अगर देश का प्रथम नागरिक पूछेगा तो क्या बताइएगा, तो राष्ट्रपति जो होते हैं ये देश के प्रथम नागरिक होते हैं। वही राज्य का प्रथम नागरिक पूछेगा तो क्या बताइएगा साथियों, तो राज्य का प्रथम नागरिक होता है कौन, तो राज्यपाल जो होते हैं, एक मिनट, राज्यपाल, पेन कभी कभी अच्छा से वर्क नहीं करता है दोस्तों, इसलिए प्रॉब्लम होता है। राज्यपाल जो है, राज्यपाल, हाथ से ही लिख देते हैं, राज्यपाल जो है ये राज्य का प्रथम नागरिक पूछेगा तो राज्यपाल हो जाएगा, ठीक ना। और देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ये व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या कह रहा है कि देश का प्रथम नागरिक जो है ये राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में है राष्ट्रपति का चर्चा, और इनका महाभियोग का चर्चा है 61 में। राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। आगे बढ़ते हैं कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीरा कुमार जो है भारत की प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष रही है। और शीला दीक्षित अभी ऊपर में बताए थे दोस्तों, ये कौन है, तो दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। आइए इसका सही आंसर, ये सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो भारत की लोकसभा की स्थापना, भारत की लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुई थी। वर्ष 1952 में पहले आम चुनाव होने के बाद देश को अपनी पहली लोकसभा मिली थी। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। यह बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी। मीरा कुमार बिहार से हैं दोस्तों, और ये इनका लोकसभा क्षेत्र था सासाराम। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे, सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। और पूछेगा सबसे अधिक समय तक कौन रहे थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे, ठीक ना। टोटल कितने वर्ष तक रहे थे, तो 12 वर्षों तक रहे थे। आइए व्याख्या देखते हैं कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। यह राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम समय के लिए रहे थे, क्योंकि पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया था। और इनका कार्यकाल जो है 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा था। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, यानी कि बी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा 25 का। व्याख्या देख लेते हैं साथियों, देखिए व्याख्या क्या कह रहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लेखित है कि बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कर राष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है,
तो संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों ये किस प्रकार का अधिकार है, तो अब कानूनी अधिकार बन गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक कानून अधिकार में मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में परिवर्तन कर दिया गया था और अब इसे 300 के ए के अंतर्गत रखा गया है। पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, पहले यह मौलिक अधिकार था लेकिन अब कानूनी अधिकार बन गया है, ठीक ना। और ये 300 के ए के अंतर्गत रखा गया है अभी वर्तमान। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? अगर लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे प्रस्तुत करेगा? और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं आप लोग यहाँ तक, तो बताइएगा कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज कितना होना चाहिए, ठीक ना। आप लोग बताइएगा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सब लोग कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है, तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देते हैं, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को तथा लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है ये लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। चलिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कोई कार्यकाल नहीं होता है दोस्तों, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक ना। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है इसका भी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक ना। तो आइए बढ़ते हैं आगे, इसका सही आंसर कौन सा निकल कर आ जाएगा? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूछ रहा था तो इसका 5 वर्ष हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज कितना होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं साथियों कि संविधान के अनुच्छेद 63 में यह उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति को वेतन जो मिलता है दोस्तों ये राज्यसभा का सभापति के रूप में मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में इनको वेतन या भत्ता मिलता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु यह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र जो है ये राष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ये 5 वर्षों का होता है, लेकिन अगर ये चाहें तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को कभी भी दे सकते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में किसी देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, तो सबसे पहले किस देश में लिखित संविधान लागू हुआ था, तो ये अमेरिका में लागू हुआ था लिखित संविधान सबसे पहले। और वही पूछेगा कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का जो है संविधान ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान जो है भारत का है। अलिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान जो है वो लिखा हुआ नहीं है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है? भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर, तो भारत का जो महान्यायवादी होता है यही होता है लीगल ऑफिसर। भारत सरकार का प्रथम भारत का महान्यायवादी भारत का प्रथम लीगल ऑफिसर अर्थात कानून का अधिकारी होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का पद का उल्लेख है। 76 में महान्यायवादी के पद का उल्लेख है। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य कारण कौन सा है, तो इसका सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। किसानों के द्वारा एक वर्ष में 3 फसलों को उगाने के पीछे मुख्य कारण है सुविकसित सिंचाई प्रणाली। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य कारण जो है ये क्या है, तो ये सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। किसी भूमि का एक वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा करने की प्रणाली बहुविधि फसल प्रणाली कहलाती है। आगे है 32 नंबर प्रश्न है साथियों, 32 नंबर बताइएगा। देखिए कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो इसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है। ये ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है, तो ये श्रम जो है ये सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन श्रम वर्तमान में भारत
उत्पादन का साधन श्रम है, ठीक ना। वर्तमान में भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से हो जाएगा, दूध से श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, दूध का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। इस क्रांति को और गति देने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 101वीं जयंती पर 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जो है दोस्तों हम सिर्फ सॉल्यूशन करवा देते हैं, ठीक ना, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक भूमि है, तो आवश्यक भूमि क्या हो जाएगा? तो भूमि हो जाएगा और श्रम व भौतिक पूंजी दोनों हो जाएगा। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या क्या है? तो भूमि है और श्रम व भौतिक पूंजी दोनों हो जाएगा, ठीक ना। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर सॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं तो इसका व्याख्या भी करवा देंगे, नहीं तो सिर्फ आंसर करवाएंगे अगला वीडियो से। जैसा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षक कौन होता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक को RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे बैंकों का बैंक के रूप में जाना जाता है, बैंकों का बैंक है। GDP का तात्पर्य क्या है? GDP का फुल फॉर्म, GDP का तात्पर्य क्या है? तो इसका सकल घरेलू उत्पाद तात्पर्य है। 37 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, तो अल्प बेरोजगारी कब होता है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है कि अल्प बेरोजगारी अपनी क्षमता से कम काम करने, जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं तो उसे अल्प बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है और छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक ना। दोनों मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? जनवरी 2021 के अनुसार तो टेस्ला के द्वारा बेंगलुरु को मतलब पंजीकृत किया गया है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब है उत्पादन के साधनों से आय, उत्पादन के साधनों से आय, इसका मतलब होता है राष्ट्रीय आय। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है, तो मोटेरा का नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम कर दिया गया है। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? हिरोशिमा कविता के रचयिता हो जाएंगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये बिहार में है। मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये द हेग में स्थित है। अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है दोस्तों? अंबेडकर जयंती, तो अंबेडकर जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। आज 1 अप्रैल हो गया, तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। एम्पियर की SI इकाई क्या है? एम्पियर की, तो विद्युत प्रवाह जो है एम्पियर का SI इकाई हो जाएगा। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ था? तो ये क्वांटम फिजिक्स के वजह से परिष्कृत हुआ था। आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? उपग्रहों के प्रक्षेपण में तो ये गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रक्षेपण होता है। 50 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था? तो ये क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद को झूठा करार किया गया। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनने के लिए कह रहा और पूछ रहा कि इसमें सही कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा कहाँ गया? सही विकल्प को चुने, ठीक ना। तो आइए इसका क्या है सही विकल्प देखते हैं। तो बी ऑप्शन पहला सही है और दूसरा गलत है, तो जो सही है उसे देख लेते हैं साथियों। एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति संचारण में किया जाता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण
के मूल सिद्धांतों पर काम करता है, यानी कि ये सही है ये गलत है, तो इसे क्यों देखें। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है, तो ये पिग्नोमीटर का उपयोग होता है द्रवों का घनत्व मापने के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं, ये सभी सही मतलब महत्वपूर्ण है। एनीमोमीटर तो पृथ्वी तल पर पवन का वेग नापने के लिए किया जाता है। बेबीमीटर का मिट्टी के यांत्रिक गुणों का नापने के लिए किया जाता है। यूडोगोमीटर का गैस के मिश्रण के आयतन को मापने के लिए किया जाता है। पिग्नोमीटर के द्रव्यों को घनत्व मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा साथियों, ठीक ना। लाइक से मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, तो सो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लगभग कितना होता है, तो 455 से 390 nm होता है। यहाँ पे दिया गया है, मतलब बैंगनी का कितना होता है, नीला नारंगी लाल ये सब का दिया गया है, देख लीजिएगा। कौन सा रसायन जो है आतिशबाजी प्रदर्शनी करते समय हरे रंग के लिए कौन जिम्मेदार है, तो हरे रंग के लिए बेरियम क्लोराइड है, ठीक ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है, लाल रंग जो आतिशबाजी यानी पटाखा छोड़ते हैं पटाखा, तो देखते होंगे कि अस्टांशियम कार्बोनेट के कारण लाल रंग दिखाई देता है, सोडियम नाइट्रेट के कारण पीला दिखाई देता है, बेरियम क्लोराइड के कारण हरा दिखाई देता है, कॉपर क्लोराइड के कारण नीला दिखाई देता है। सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, ऐसा क्यों होता है। ठंड के मौसम में देखते होंगे कि बर्फ में नमक डालते हैं तो बर्फ पिघलने लगती है, तो ऐसा क्यों होता है, तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है कि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। बर्फ की सतह जो है ये पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, तो सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या होता है क्लोरीन का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मक्खन उदाहरण है, तो मक्खन जो है ये पायस का उदाहरण है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लवण के क्रिस्टल लवण जल के 10 अणु नहीं होंगे, तो इसका बासिंग सोडा का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो अंगूर की खेती को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। खेती और देखिए रेशम उद्योग को सेरीकल्चर, पक्षी पालन का एबी कल्चर, और रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना को मेरी कल्चर के रूप में जाना जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो B6 का दूसरा नाम है, तो ये नियासिन का B6 का दूसरा नाम है। नियासिन जो है B6 का दूसरा नाम है। पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है, TMV का, तो टोबैको मोज़ेक वायरस हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, तो इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन पैदा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि 1990 में CV रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, तो इन्होंने भौतिकी शास्त्र के लिए 1930 में CV रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, तो भौतिकी शास्त्र के लिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था, तो ये कार्ल विल्हेम सीले ने किया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, तो पुष्प का किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, तो ये पराग कोश में होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा जीवाणु है जो अंडाकार या गोलाकार होता है, अंडाकार या गोलाकार कौन होता है, तो कोकस है। कोकस जो है ये अंडाकार या गोलाकार होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद जीके और मैथ दिया गया है, मतलब ये रीजनिंग और मैथ दिया गया है, तो इसे देख लीजिएगा खुद से दोस्तों। तो चलिए यहाँ तक कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक मिनट, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक ना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और खान सर का इससे पहले 6 टेस्ट अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया गया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।